नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से संबंधित, दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज से संबंधित। तो आज ज़्यादातर आर्टिकल्स जीएस पेपर 2 से संबंधित हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में उड़ीसा की हाईकोर्ट ने 2021 के लिए अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की। मतलब इस रिपोर्ट में बताया कि 2021 में कितने केसेस उन्होंने एड्रेस किए, जब साल स्टार्ट हुआ तो कितने केसेस पेंडिंग थे और जब खत्म हुआ तो कितने केसेस पेंडिंग हैं, डिले हुई तो क्यों हुई। ये सारी जानकारी उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपनी इस एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में दी है। ये अपने आप में देखो काफ़ी रेयर है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो वेरियस डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डीओपीटी, इवन यूपीएससी, ये तो अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करते हैं बताने के लिए कि हमने एक साल में क्या किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब अपनी एनुअल रिपोर्ट बहुत रेयरली जारी करते हैं, लेकिन करनी चाहिए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने सही शुरुआत की है और आगे जाके दूसरी हाईकोर्ट्स भी यही चीज अपना सकते हैं। इस एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक चैप्टर है इंट्रोस्पेक्शन एंड चैलेंजेस। इस चैप्टर में कहा जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है ताकि आगे जाके वो इंस्टीट्यूशन अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंप्रूव कर सके और जो कमियां हैं उन्हें एड्रेस कर सके। अब चूंकि देखो एनुअल रिपोर्ट है, सब कुछ पता है जनता को, तो जनता ज्यादा बेहतर ढंग से उड़ीसा हाईकोर्ट के कामकाज की स्क्रूटिनाइजेशन कर सकती है, यानी उड़ीसा हाईकोर्ट के कामकाज की छानबीन कर सकती है। अगर मान लीजिए आम जनता को पता ही ना हो कि एक साल में कितने केस हैंडल किए हैं उड़ीसा हाईकोर्ट ने, तो जनता क्या ही उड़ीसा हाईकोर्ट के कामकाज की छानबीन करेगी। तो ये एक स्टेप है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की दिशा में। रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स की बात करें, जैसे पहले मैंने आपको बताया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साल की जब शुरुआत हुई तब कितने केसेस पेंडिंग थे, कितने केस डिस्पोज हुए, साल अंत होने तक कितने केसेस डिस्पेंडिंग हैं, अगर डिले हुआ तो क्यों हुआ, बैकलॉग क्यों है। डिले के रीजन से इस प्रकार से बताए गए, जैसे हायर कोर्ट्स के द्वारा बहुत बार प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया जाता है, किसी जज के पास केस ज्यादा आ जाते हैं, किसी केस के पास कम आ जाते हैं ट्रायल कोर्ट्स में, और बहुत बार ऐसा भी होता है जो गवाह होते हैं यानी विटनेस, उनकी ट्रांसफर हो जाती है, इस वजह से वो अपनी गवाही नहीं दे पाते। समझ गए? इसके बाद स्टेप्स बताए गए हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं कोर्ट के द्वारा डिले को कम करने के लिए। जैसे एक स्टेप ये है, ऑर्डर कम्युनिकेशन पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है। इस पोर्टल की सहायता से हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट्स में जो ऑर्डर है वो जल्दी से पहुंच जाता है, डिजिटली पहुंच जाता है, तो लोअर कोर्ट्स को इंतजार नहीं करना पड़ता ऑर्डर का, और उनका कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। अब इसके बाद बात की जाती है मतलब क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। देखो, अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि डिसीजन और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे मान लीजिए आप किसी जिले के एसपी हो, आपका काम है जिले में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हैंडल करना, लेकिन आपके जिले में कोई गंभीर तरह के क्राइम होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एज ए एसपी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो, मतलब शांति बनी रहे, लेकिन आप इसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है जस्टिफाई करना या फिर उन एक्शंस की, मतलब जो क्राइम हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेना कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं क्राइम की समस्या को हैंडल नहीं कर पाया हूं। तो उसी प्रकार से जुडिशरी का काम है कि उनके सामने जो केसेस आते हैं उनको एड्रेस करना, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्यों नहीं कर पाए हैं। और देखो, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर दूसरे केस में आप एसपी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल बॉडी के प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एसपी हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएसपी के प्रति है फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो सेम केस में जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी के प्रति नहीं हो सकती।
किसी दूसरी एजेंसी के प्रति होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव के प्रति भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लीजिए जुडिशरी सरकार के प्रति अकाउंटेबल है या फिर लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है, तो फिर डर यह है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ना वो छिन जाएगी, जुडिशरी आजाद होकर काम नहीं कर सकेगी। लेकिन जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति हो सकती है, और उस दिशा में ये जो रिपोर्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जनता जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी तभी फिक्स करेगी ना जब जनता को पता होगा कि जुडिशरी ने कैसा कामकाज किया है। और कैसे पता लगेगा जनता को? जब इस प्रकार की रिपोर्ट्स जारी होंगी ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद देखो आर्टिकल में बात की जाती है करंट फ्रेमवर्क क्या है हमारे देश में जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। देखो जो देश का संविधान है ना वो इस बात का प्रोविजन करता है कि अगर कोई जज हाईकोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का मिसबिहेवियर शो करता है या फिर पता लगता है कि वो जज जो है कैपेबल नहीं है, उसमें इनकैपेसिटी है, तो फिर उस जज का ना इंपीचमेंट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट हो सकता है आर्टिकल 124 सेक्शन 4 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट के जज का इंपीचमेंट हो सकता है आर्टिकल 217 1B के अंतर्गत। बट देखो सिर्फ अभी तक के इतिहास में एक जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई, और लेकिन वो प्रोसीडिंग्स भी पूरी नहीं हुई। मैं इसलिए रुक गया था, अभी ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कहीं मुझे लगा सारा दोबारा से मतलब डिस्कस करना पड़ेगा। खैर इसके बाद ना एक और एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें ना प्रोसीजर बताया गया है। प्रोसीजर क्या है? ये फाइंड आउट करने का कि कोई सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का जज जो है उसने मिसबिहेवियर शो किया है या फिर इनकैपेसिटी को शो किया है, तो इस चीज को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है वो बताया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। देश के संविधान का आर्टिकल 235 जो है वो प्रोविजन करता है हाईकोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी होती है, लोअर कोर्ट्स, उनको कंट्रोल करती है। मतलब इस आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट लोअर कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। इसके साथ साथ और क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए? 1997 में रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ आया था। इसमें क्या है बताया गया था कि जजेस को पब्लिक लाइफ में किन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे ये सब चीजें कि आपकी फैमिली में अगर कोई बार एसोसिएशन का मेंबर है या फिर एडवोकेट है तो आप उसको अपना घर में यूज करने दोगे जो जज के तौर पे आपको मिला हुआ है। आप अलाउ नहीं करेंगे कि फैमिली का कोई सदस्य या फिर रिश्तेदार आप ही की कोर्ट में अपीयर हो एडवोकेट के तौर पे। आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ोगे किसी सोसाइटी का या फिर कोई भी। ये सब चीजें इन वैल्यूज में बताई गई थी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज बता के छोड़ दिया गया। बहुत से जज तो इनको फॉलो भी नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है जो रंजन गोगोई थे ना, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ आरोप लगा था, एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था, तो उन्होंने क्या किया, खुद से ही एक बेंच गठित की और उस बेंच ने महिला के केस की सुनवाई की। सोच के देखिए अपने आप में कितना घोर इनजस्टिस है। जिस पर्सन के खिलाफ आरोप लगा है वही उस केस की सुनवाई कर रहा है, तो ये तो नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट हो गया ना कि अपने ही केस में आप जज नहीं हो सकते। इसके बाद राइटर बताते हैं क्यों जरूरी है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करना। सबसे पहले तो देखो अगर जजेस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तो उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, वो क्वालिटी जजमेंट्स डिलीवर करेंगे। अदरवाइज तो कई बार जजेस जो हैं काफ़ी शॉकिंग जजमेंट्स देते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने जजमेंट दी थी कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है और कोई पर्सन एक बच्चे को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ, तो इसे पोक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई थी। नेक्स्ट, अगर देखो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी जजेस की तो जनता का जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा जुडिशरी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो कोर्ट्स जो हैं बहुत कम रिवील करती हैं आरटीआई के तहत भी। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक रूलिंग दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर, जैसे कोर्ट आपस में कौन से जजेस को अपॉइंट कर रही हैं, कौन सा केस किसको जा रहा है, ये कोर्ट्स के कामकाज के एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित मैटर्स होते हैं। तो इन मैटर्स पर फाइल्स पर जो नोटिंग्स होती हैं, जैसे जज ने कुछ लिख के दे दिया, रजिस्ट्रार ने कुछ लिख के दे दिया, उनको
रिवील करने की आवश्यकता नहीं है जनता के सामने आरटीआई के तहत ऐसी रूलिंग दी, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे एग्जीक्यूटिव को एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करें, अभी जुडिशरी को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको कोई रिपोर्ट जनता को दिखानी है या फिर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को दिखानी है। तो कुछ ही जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने पिछले 2 सालों में अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी की है, जैसे हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। 5वां पॉइंट, संविधान में भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है उसे किसी दूसरी बॉडी के द्वारा रिव्यू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू कर सकती है। वो बात अलग है, पार्लियामेंट नलीफाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू नहीं किया जा सकता। 6वां पॉइंट, और देखो जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोर्ट्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इस वजह से केसेस की जो पेंडेंसी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन देखो हायर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस पैरामीटर्स के आधार पर जजेस को चुना जाता है कुछ फिक्स नहीं है। कोलिजियम में जो जज होते हैं उन्हीं की चलती है, वो किसी को भी, मतलब ऐसा तो नहीं किसी को भी, लेकिन कई बार सीनियरिटी को बाईपास करके किसी जज को एलिवेट कर देते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जवाब नहीं देते कि दूसरे जजेस को हमने क्यों छोड़ दिया। लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस भी देते हैं क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। सबसे पहले पार्लियामेंट का एक कानून की सहायता से ये मैंडेटरी बनाया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी करें, मतलब उनके लिए ये कंपल्सन होनी चाहिए ना कि मर्जी। सेकेंड चीज़, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 में आया था, अब तो लैप्स कर चुका है। जैसा कि एक लॉ कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन ने कहा था, पुराने बिल में जो कमियां थी ना, जैसे पुराने बिल को लेकर कंसर्न ये था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल है जुडिशरी पर इंक्रीज करने का प्रोविजन था उसमें, तो ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाए जिससे जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो मतलब देखो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं फिक्स करनी है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कोई नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट, एक परमानेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है सेंट्रल लेवल पर। ये जो कमेटी है ना, ये अगर मान लीजिए किसी भी जज के खिलाफ आरोप लगता है तो वो मैटर इस कमेटी के पास जा सकता है और कमेटी फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन बता सकती है कि क्या होगा। क्या जज के खिलाफ प्रूफ फाइंड आउट करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए जज इंक्वायरी एक्ट के तहत, मतलब फर्दर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में बता सकती है ये डिसिप्लिनरी कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आरटीआई जुडिशरी में कहां तक लागू होती है, कहां तक नहीं होती है, क्या स्कोप क्या है। नेक्स्ट, जुडिशरी को देखो लोकपाल के पद के अंदर भी लाया जा सकता है, लोकपाल तो इंडिपेंडेंट है ना, तो अगर मान लीजिए जुडिशरी की ये शिकायत है कि हमें एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल में नहीं आना है, जो कि सही भी है, तो लोकपाल के अंदर वो आ सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में आप यही बोल सकते हो, उड़ीसा हाई कोर्ट ने जो किया है वो अच्छा स्टेप है जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की दिशा में। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, उसके बाद आज के आर्टिकल की तरफ आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हमारे देश में कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, सभी के लिए सेम सिविल लॉज का होना, खास करके पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज का मतलब है फैमिली अफेयर्स, शादी, तलाक, सक्सेशन, ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल लॉज में। देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 1947 से पहले यानी आज़ादी मिलने से पहले विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था। इस वजह से शादी, तलाक और सक्सेशन से संबंधित मामलों में वुमन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इस वजह से संविधान जब बनाया गया
हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 44। मतलब सरकार ये कोशिश करे कि देश में सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज होने चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है, संविधान निर्माताओं ने इस प्रोविजन को डीपीएसपी में क्यों डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है। हालांकि ये एक इंस्ट्रक्शन जरूर है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहते हुए कि इसे इन्फोर्स किया जाए। देखो, संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले समय में जब सरकार को उचित लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आनी चाहिए, तब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने इसे डीपीएसपी में डाला। देखो, 1950s में मांग उठना स्टार्ट हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में है, सरकार अब इसे लेके आए। लेकिन उस समय सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया। उस समय एक्ट्स आए थे जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था उस समय। तो तब से अभी तक मांग चली आ रही है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया है, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। और अभी भी हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी धर्म के आधार पर यह तय होता है कि किस सिटीजन पर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा यह आवाज उठाई जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए। आर्टिकल 44 भी यही बोलता है। लॉ कमीशन को यह मुद्दा सौंपा गया था सरकार के द्वारा। लॉ मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को कहा था कि आप अपनी राय दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। लॉ कमीशन ने लेकिन अभी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अभी उचित समय नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो, हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए सिमिलर पर्सनल लॉज होंगे, तो इसका मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग पर्सनल लॉज को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है हमारे देश में। दूसरा आर्गुमेंट, जेंडर पैरिटी। काफ़ी सारे धर्मों में देखो, वुमन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है धर्म के नाम पर। यानी धर्म के नाम पे कहा जाता है कि हमारा धर्म अलग है और हमारे धर्म में यही रीति है, यही रिवाज है, इसी वजह से वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सरासर गलत है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित है। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। चौथा आर्ग्यूमेंट एस्पायरेशंस ऑफ यंगर पॉपुलेशन। हमारे देश में देखो अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। यंग पॉपुलेशन इक्वालिटी चाहती है। यंग पॉपुलेशन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी एस्पायरेशंस ये हैं कि धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यंग पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में, बाईपास द कंटेंशियस इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। अभी देखो, बहुत सारे धर्मों में ऐसी प्रैक्टिसेस प्रीच की जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है या फिर भेदभाव वाली हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं। अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे किसी एक स्पेसिफिक धर्म में, तो आवाज़ उठने लगती है कि आप सिर्फ हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हमारे पास आर्टिकल 25 है, हम हमारे धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस प्रकार की जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पांचवा आर्गुमेंट कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो कैसे एक पर्सनल लॉज सरकार लेके आएगी? सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ सिमिलर पर्सनल लॉज को फॉर्मुलेट करना सभी सिटीजन्स के लिए। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट, परसेप्शन देखो
ये जाती है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात आती है, परसेप्शन ये जाती है कि जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के पर्सनल लॉज हैं उनको थोप ना दिया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज पर। तीसरा आर्गुमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स। अगर देखो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, इसका मतलब स्टेट जो है विभिन्न धर्मों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी कर रहा है, जो कि संवैधानिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है सेंसिटिव एंड टफ टास्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाएं और समाज की जो स्टेबिलिटी है वो स्पॉइल हो जाए। सबसे लास्ट में आर्गुमेंट दिया जा सकता है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि डीपीएसपी में है और सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना, लेकिन अभी फिलहाल ये उचित समय नहीं है। अभी सरकार को हर एक धर्म पर अलग अलग फोकस करना चाहिए और किसी धर्म में अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस प्रीच की जाती है जो कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाने पर सरकार फोकस करे। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिमिलर प्रैक्टिस हो। बेशक देखो हर एक धर्म के लिए अलग पर्सनल लॉज हों, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सरकार ऐसा कर भी रही है। सरकार में देखो जुडिशरी भी आती है। जुडिशरी अब जुडिशरी ने अभी ट्रिपल तलाक के इशू पर वर्डिक्ट दिया, तो ये एक प्रकार से कोशिश है मुस्लिम महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसे खत्म करने की। इवन पोलीगैमी, बहुविवाह, वो भी केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उस पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है। उसी प्रकार से देखो हिंदू धर्म में भी कुछ गलत होता है तो उन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार रिफॉर्म्स लेकर आए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे सरकार सभी धर्मों में, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन देखो इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों की कम्युनिटीज को काम करना होगा, एक संवेदनशीलता भी फैलानी होगी ताकि अपने आप से ही विभिन्न कम्युनिटीज कदम उठाएं और कम्युनिटी के अंदर वुमेन के साथ कुछ अगर गलत डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाके कोई काम होता है तो उसे धर्म के नाम पर लेजिटिमाइज ना किया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए कम्युनिटीज के द्वारा अपने आप से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। लॉ कमीशन के द्वारा देखो ये बोला गया अभी उचित समय नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन फैमिली लॉज में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं लॉ कमीशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैन के लिए शादी के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 और वुमेन के लिए है 18। लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया कि देखो ये पुरानी दकियानूसी सोच है, ये स्टीरियोटाइप है कि मैन की जो एज है शादी करते वक्त वुमेन से बड़ी होनी चाहिए। इस वजह से मिनिमम एज मैन की शादी के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18, ये गलत है। दोनों के लिए इक्वल एज होनी चाहिए 18-18। दूसरा सजेशन लॉ कमीशन के द्वारा फैमिली लॉ से संबंधित ये दिया गया, तलाक के बाद पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड हो, यानी इक्वली डिवाइड हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के द्वारा देखो कहा गया अभी डाइवोर्स लेने के लिए यानी तलाक लेने के लिए एक बेस ये भी हो सकता है कि अगर पति या फिर पत्नी को गंभीर बीमारी है तो उसके बाद पति या पत्नी के द्वारा बोला जा सकता है देखो मेरे स्पाउस को गंभीर बीमारी है और इसीलिए मुझे तलाक चाहिए इनसे। लेकिन लॉ कमीशन ने कहा अगर देखो डिजीज क्यूरेबल है, जिसका इलाज हो सकता है या फिर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस बीमारी के लिए ये एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए तलाक लेने के लिए। मतलब अगर कोई ऐसा डिजीज जिसका इलाज संभव ना हो तभी ये ग्राउंड बने तलाक के लिए। अगर कोई ऐसा डिजीज है स्पाउस को जिसको इलाज हो सकता है तो फिर ये ग्राउंड ना बने तलाक लेने के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखो सिविल मैरिज के वैलिड होने से पहले पेरेंट्स को 30 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। तो इस 30 दिन के नोटिस का फायदा उठाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, स्पेसिफिकली तब जब कपल के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज की जाती है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज की जाती है। तो लॉ कमीशन के द्वारा बोला गया 30 दिन का जो नोटिस देने का प्रोविजन है इसे हटा दिया जाए। अगली रिकमेंडेशन
लॉ कमीशन के द्वारा यह बोली गई कि अडल्ट्री जो है इसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए और ये एक बेस होना चाहिए तलाक लेने के लिए। नेक्स्ट, लॉ कमीशन के द्वारा यह भी बोला गया कि देखो बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ एडॉप्शन और गार्डियनशिप संबंधित मैटर्स में सिमिलर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कहने का देखो मतलब साफ है, लॉ कमीशन के द्वारा एक कोशिश की गई है कि सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज हैं उनमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर। कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी। अगर देखो ये प्रिंसिपल्स सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में, फैमिली लॉज में प्रीच किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमारा समाज बढ़ेगा। अगर ऊपर से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपोज किया जाता है तो समाज में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट होगा और प्लूरलिटी के भी अगेंस्ट होगा। तो ये हमने इस प्रकार से बेसिक्स डिस्कस कर लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने हाल ही में एक कमेटी सेटअप की ताकि ड्राफ्ट तैयार किया जा सके उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। कई सारे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के लीडर्स हैं वो यूसीसी की वकालत कर रहे हैं। देखो, जैसे ऐसा लगता है बीजेपी ने ना रणनीति चेंज की है। पहले अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, उसके बाद नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जाएगी। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो बीजेपी ने अपने लॉन्ग टर्म के 2 प्रोमिसेस को पूरा कर दिया। जैसे एक तो जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस था उसे रिवोक करना, दूसरा अयोध्या में मंदिर। अब तीसरे इशू पर फोकस है जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम सेक्शंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, खास करके उलेमाज, मतलब मुस्लिम सेकुलर्स जिनको इस्लाम की जानकारी होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये तो देखो बना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट था 1973 में। उस समय देखो HR गोखले लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल रखा था, एडॉप्शन बिल, जो कि मुस्लिम रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंग नहीं था। तो बहुत सारे मुस्लिम सेक्शंस को लगा ये जो बिल है ये एक प्रकार से शुरुआत है, आगे जाके सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। इसी का विरोध करने के लिए बाद में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, जो कि मुस्लिम्स के इश्यूज को जोर शोर से उठाता है आज के समय में। और देखो, जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था 1950s में, उसके बाद से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जैसे देश में मुस्लिम्स को पैम्पर किया जा रहा है, उनको अलग से पर्सनल लॉज की इजाज़त दी गई है। तो 1996 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि यूसीसी पे एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। और उस स्पीच में हालांकि उन्होंने मुस्लिम मैरिज में जो ब्राइड्स की कंसेंट ली जाती है ना शादी से पहले, इस रिचुअल को प्रोग्रेसिव बताया था। मतलब वाजपेयी जी के द्वारा बोला गया था कि ये अच्छा कस्टम है, तो ये होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा बताया गया कि आंध्र प्रदेश में ना हिंदुओं में मामा और भांजी के बीच में शादी हो जाती है, तो क्या इसे शामिल किया जाएगा यूसीसी में। मतलब ये सारे एग्जाम्पल देके ना राइटर बताने की कोशिश करते हैं कि देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जैसे इतने सारे ट्राइबल लोग हमारे देश में रहते हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, तो कौन से ट्राइबल के कस्टम को हम यूसीसी में लेंगे। इतने बड़े डाइवर्स देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाई जा सकती, और लाएंगे तो पहला ड्राफ्ट आप लाओगे उसी समय विवाद स्टार्ट हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि कल्चर किसी भी कम्युनिटी के लिए ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप किसी कम्युनिटी से उसका कल्चर छीनोगे ना तो वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वंचित महसूस करेगी, जैसे उसकी डिग्निटी, एग्जिस्टेंस छीन ली गई हो। तो यूसीसी नहीं आनी चाहिए, ये राइटर वकालत करते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो सिविल सर्विसेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ समय पहले न्यूज़ सामने आई थी कि 2 IAS ऑफिसर्स, उनके आदेश से स्टेडियम बंद हो जाता था, त्यागराज स्टेडियम, ताकि वो अपना कुत्ता घुमा सके। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई, एक की लद्दाख में, दूसरे की अरुणाचल प्रदेश में।
उसके बाद रिजल्ट सामने आए। राइटर कहते हैं जब रिजल्ट सामने आए ना, जब भी रिजल्ट सामने आते हैं तो पूरी मीडिया में हाइलाइट्स छा जाती हैं कि ये और किसी देश में नहीं होता कि करियर सिविल सर्वेंट्स के रिजल्ट आए और मीडिया में, अखबारों में हेडलाइंस छा जाएं। सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है। ऐसा क्यों? शायद हम कॉलोनियल लिगेसी से उभर नहीं पाए हैं। कॉलोनियल ईरा में सिविल सर्वेंट की जो इज्जत हुआ करती थी ना, उसे बोला जाता था, वो कहावत आज भी चलती है, एक जो डीसी या डीएम होता है वो जिले का मालिक होता है। क्योंकि ना उस समय ब्रिटिशर्स इसी प्रकार से रूल किया करते थे लोगों को, जैसे वो मालिक हों इंडिया के लोगों के, और इसीलिए उनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। बट आज भी देश की जनता उस माइंडसेट से उभर नहीं पाई है, ऐसा राइटर का मानना है। वो बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रिएट किया गया था संविधान के आर्टिकल 312 सेक्शन 2 के तहत, और पार्ट है 14वां, और एक्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सिविल सर्वेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, और उसके बाद जो सरकार होती है वो उसे इम्प्लीमेंट करती है। आदेश दिया जाता है, फाइनली मतलब आदेश दिया जाता है किसको? सिविल सर्वेंट्स को, कि वो इसे इम्प्लीमेंट करें। जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जॉब फिक्स नहीं है, हर 5 साल बाद या फिर उससे पहले इलेक्शन हो सकता है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स की जो जॉब है वो आप कह सकते हो फिक्स है। मतलब उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। बेशक एक्शन लिया जा सकता है लेकिन बहुत रेयरली एक्शन लिया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। जैसे इन केसेस में मानिए जब जो 2 दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो चीज़ है ना कि उनको एक्शन का डर नहीं है, उनको लगता है हमारा क्या होगा, ज़रा ज़रा ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रमोशन भी जो है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं होती है, उम्र के हिसाब से होती है कि हाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी प्रमोशन भी होती जाएगी। तो उनको ना मतलब कोई हटा नहीं सकता सर्विस से, प्रमोशन भी अपने आप हो जाएगा। तो आप बताइए काम करने का इंसेंटिव क्या है? जो इंसेंटिव प्रिपरेशन के दौरान होता है ना कि समाज के लिए कुछ करना है, वो इंसेंटिव धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई प्रमोशन का इंसेंटिव नहीं, किसी चीज़ का इंसेंटिव नहीं, तो फिर वो काम करते ही नहीं है। ये
तभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं, क्या स्टील फ्रेम जिसे कहा गया सिविल सर्विसेज, उनको अब जंग लग चुका है। और देखो सिविल सर्विसेज के पीछे जनता इसलिए भी भागती है, एक तो इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, पॉलिटिक्स में कोई यूथ जाना चाहे आसान नहीं है, नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा है, बट सिविल सर्विसेज में नेपोटिज्म नहीं है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। कुछ भी आरोप लगे लेकिन ओवरऑल यूपीएससी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मेरिट के आधार पर होता है। प्रोसीजर में आप कमियां बता सकते हो कि इंटरव्यू सब्जेक्टिव है, लेकिन धांधलेबाजी हो उसके चांसेस बहुत कम हैं। और जॉब सिक्योरिटी है, ये दो रीजंस है जिसकी वजह से जनता पॉलिटिक्स के बजाय ब्यूरोक्रेसी में आना चाहती है। बट देखो दिक्कतें ये हैं, एक तो एक ही एग्जाम के बेस पे आप आईएएस भी सिलेक्ट कर लेते हो, आईपीएस भी सिलेक्ट कर लेते हो, आगे जाके उनको ट्रेनिंग देते हो। अगर आप पहले से ही कुछ क्वालिफिकेशन निश्चित कर दो, कुछ कोर्स बना दो, तो आपको एक्सपर्ट कैंडिडेट्स मिलेंगे आगे आगे सर्विस में। जैसे जिसको आईआर की नॉलेज है वो आईआर का स्पेशल टेस्ट दे फॉरेन सर्विस में जाने के लिए, इस प्रकार से आप प्रोविजन कर सकते हो। और परमानेंस की दिक्कत है, जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत है, ये तो मैंने आपको बताया ही। लेटरल एंट्री की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन वो कोशिशें अभी तक सफल साबित नहीं हुई हैं। अगर लेटरल एंट्रेंट आते भी हैं सिविल सर्वेंट बन के सरकार में, तो उनके लिए कामकाज इतना आसान नहीं होता। लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। सिविल सर्वेंट को आप बाकी प्रोफेशनल्स के बराबर रखो। दूसरा, सिलेक्शन क्राइटेरिया को और ज़्यादा आप वाइड कर दो, यानी एक ही एग्ज़ाम के बेस पर आप किसी को सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी ये सब नहीं बना सकते। कुछ और भी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैपेबिलिटी भी देखो और कॉम्पिटेंसी भी चेक करो। जो परमानेंसी आप रिमूव कर दो, ताकि सिविल सर्वेंट भी ठीक से काम करें, उनको ये ना रहे कि हमारी जॉब तो परमानेंट है, हमें कोई हटा ही नहीं सकता। तो अगर देखो 21वीं शताब्दी में भारत को आगे लेके जाना है ना, तो सिविल सर्विसेज में इंप्रूवमेंट लानी होगी, तभी देश आगे बढ़ सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, 3 इश्यूज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।